आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, द्वितीय पाठं पठामः। जो दूसरा पाठ है हमारा ऋतु चित्रणम, पाठ का नाम है ऋतु चित्रणम, यानी ऋतुओं का वर्णन है। यहाँ ऋतुओं का चित्रण किया गया है। ऋतु चित्रणम जो हमारा पाठ है उसका आज हम पंचमय भाग है, यानी 5वें भाग का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। 5वें भाग से पहले हम 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। कितने भागों का बच्चों? 4 भागों का। 4 भागों में हमने पहले भाग में हमने पाठ परिचय पढ़ा, पाठ का परिचय जाना, आदि कवि वाल्मीकि के बारे में जाना, आदि काव्यम रामायण के बारे में जाना। दूसरे भाग में हमने बसंत ऋतु के बारे में जाना। तीसरे भाग में हमने वर्षा ऋतु के बारे में जाना और चौथे भाग में शरद ऋतु आगमन के बारे में हमने जाना, शरद ऋतु का वर्णन जाना। आइए अब 5वें भाग को हम लेकर प्रस्तुत है हेमंत शिशिर ऋतुओं। हेमंत और शिशिर ऋतु का वर्णन है एवं च चंद्रोदयस्य वर्णनम, यानी जो 9वां और 10वां पद्य है उसमें हेमंत और शिशिर ऋतु का वर्णन है और एकादश हमारा पद्य आएगा, 11वां जो पद्य आएगा उसमें चंद्रोदय का विशद वर्णन है। आइए वाल्मीकि जी ने किस प्रकार से इनका वर्णन किया है आइए जानते हैं। 9वां पद्य हमारे सामने है बच्चों। रवि सक्रांत सौभाग्य तुषारारुण मंडल निश्वासांद इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। पुनः एक बार मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। रवि सक्रांत सौभाग्य तुषारारुण मंडल निश्वासांद इव आदर्श चंद्रमा न प्रकाशते इवादृश। इवादृश यानी रवि सक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण मंडल निश्वास अंधः इव आदर्श चंद्रमा न प्रकाशते। वाल्मीकि रामायण से ये लिया गया है। वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड से ये लिया गया है। अरण्य कांड का जो 16वां अध्याय है उसका जो 9वां सर्ग है उसका ये 13वां श्लोक है बच्चों। इसके बारे में जानते हैं। इसका सबसे पहले अन्वय देखते हैं हम बच्चों। अन्वय में हमने क्या देखा है कि रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण मंडल निश्वास अंधः आदर्श एव चंद्रमा न प्रकाशते। तो बच्चों ये क्या कहता है देखो, रवि संक्रांत यानी रवि के संक्रमण के कारण, रवि ने के संक्रमण के कारण क्या सौभाग्य जिसका प्रकाश, सौभाग्य का मतलब प्रकाश या कांति कह सकते हो हम। रवि के संक्रमण के कारण जिसका प्रकाश क्या हो गया है? मलिन हो गया है, यानी धुंधला हो गया है, संक्रमित हो गया है। किसका? इस चंद्रमा का। और आगे कहता है कि तुषार अरुण मंडल है, यानी तुषार, तुषार का मतलब यहां क्या हुआ? बर्फ है। बर्फ से क्या हो गया उस चंद्रमा का? अरुण मंडल है। अरुण यानी लाल और मंडल यानी घेरा, जिसके कारण उस चंद्रमा का, बर्फ के कारण चंद्रमा का जो घेरा है वो कैसा हो गया है? लाल हो गया है। अर्थात चंद्रमा लाल हो गया है। निश्वास अंधः आदर्श युव। निश्वास यानी जिस, अब जब हेमंत ऋतु होती है, सर्दी चरम पर होती है, जब क्या होता है? निश्वास। जब हम शीशे के सामने हम जाते हैं बच्चों, शीशा हमारे पास सामने होता है, दर्पण हमारे सामने होता है, तब हम अगर हम थोड़ी सी उसमें वायु निकालते हैं या फूंक मारते हैं तब वो शीशा कैसे हो जाता है? धुंधला हो जाता है बच्चों। धुंधला, उसमें भाप आ जाती है, अर्थात वो वाष्प से युक्त हो जाता है। उसी प्रकार से निश्वास अंधः आदर्श इव, यानी श्वास के कारण, श्वास से के कारण क्या? दर्पण आदर्श युव क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। अर्थात उसमें कुछ दिखाई कम पड़ता है या स्वच्छ छवि हमारी दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से चंद्रमा न प्रकाशते, उसी प्रकार से चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार से चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों क्या कहता है कि रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण मंडल निश्वास अंधः आदर्श युव चंद्रमा न प्रकाशते। अर्थात सूर्य के संक्रमण से जिसकी कांति, जिसका प्रकाश मलिन हो गया है, सूर्य ने जिसका प्रकाश मलिन कर दिया है, तुषार अरुण मंडल है, और बर्फ से जिसका मंडल लाल हो गया है, जिसका मंडल, जिसका जो गोल
चंद्रमा होता है वो कैसा हो गया, बर्फ से लाल हो गया है, लाल वर्ण का कर दिया है। निश्वास अंध आदर्श यु, श्वास से जिस प्रकार से शीशे में दर्पण में हम अपनी स्वच्छ छवि नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा न प्रकाशते, चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है, अर्थात फीका पड़ रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो इसको हिंदी में एक साथ देख सकते हैं बच्चों, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है, बर्फ से जिसका मंडल घेरा लाल वर्ण का कर दिया गया है, इस प्रकार का, तथा श्वास से मलिन किए गए, श्वास से मलिन किए गए क्या, दर्पण के समान चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है, चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है, अर्थात हेमंत ऋतु में चंद्रमा की क्या, कांति क्षीण पड़ गई है। इसको हमने देखा, ये हमारे अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। इसके कठिन शब्दों को हम देख सकते हैं कि रवि सक्रांत सौभाग्य, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश, किसका, चंद्रमा का प्रकाश मलिन कर दिया गया है। तुषार अरुण मंडल, यानी तुषार से जिसका मंडल अरुण वर्ण का कर दिया गया है। तुषार का मतलब बर्फ होता है, पानी की बूंद होती है। अरुण का मतलब होता है लाल रंग का। सुर्ख प्रातःकालीन सूर्य कह सकते हैं हम। निश्वासांध और श्वास से मलिन किए गए। और आदर्श का मतलब होता है दर्पण या शीशा, रवि के संक्रमण के कारण जिसका प्रकाश मलिन हो गया है, और तुषार के कारण, बर्फ के कारण, जिसकी हिमखंडों के कारण क्या हो गया है, लाल वर्ण का हो गया है जिसका मंडल। और श्वास में जिस प्रकार से हम शीशे में अपनी स्वच्छ छवि नहीं दिखाई दे सकती है, देख सकते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा न प्रकाशते, चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है। ये हमारे अच्छे समझ में आया होगा। आइए इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों की देखते हैं, हम व्याकरण की चर्चा करते हैं। इसमें आई हुई समक्रांतः, पहला है समक्रांतः, यानी सम, क्रम और ता प्रत्यय, त का तय बचता है और क्रम का क्राम होकर के न आ जाता है और रूप बनता है संक्रांत है। इसकी हम व्याकरणात्मक विशेष चर्चा करेंगे जब हम आपको बता देंगे। संक्रांत सौभाग्य, इसको हम समास के रूप में देखते हैं बच्चों। तो क्या है, इस संक्रांतः सौभाग्यः यस्य सः, इसमें संक्रांत हो गया है जिसका प्रकाश, संक्रांत हो गई है, संक्रमित हो गई है जिसकी आभा, तो ऐसा क्या है, संक्रांत सौभाग्य। तो इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। तो इसका तीसरा पद क्या होगा, चंद्रमा होगा। तुषारारुण मंडलः, यानी तुषारेण अरुण मंडलः, यानी बर्फ से जिसका मंडल क्या हो गया है, अरुण हो गया है। तो इसमें कौन सा समास है, तृतीया तत्पुरुष समास। तुषारेण, यहाँ तृतीय विभक्ति है ना बच्चों। अरुण मंडल है, इसमें भी हम देख सकते हैं अरुणच्चाशौ, अरुणश्चाशौ मंडल है। तो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अरुणश्चाशौ मंडल है। उसी प्रकार से निश्वासांधः, तो निश्वास प्लस अंध है, इसकी हम संधि कहेंगे तो संधि विच्छेद होगा, निश्वासः प्लस अंधः। और इसमें संधि कौन सी होगी बच्चों, दीर्घ संधि, इसमें दीर्घ संधि। इसी का हम समास विग्रह देखते हैं। तो निश्वासेन अंधः, श्वास के द्वारा, अपने श्वास के द्वारा जो अंधा हो गया है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तृतीया तत्पुरुष समास। इस प्रकार से हमने इन व्याकरणात्मक प्रश्नों की चर्चा की, व्याकरण टिप्पणी को देखा हमने। आइए अगले पद्य की ओर चलते हैं बच्चों, मेरे साथ में बोलेंगे आप भी। वाष्प संच्छन्न सलिला ऋत विज्जेय सारसा हिमाद्र बालुका स्थिरई सरितो भांति सांप्रतम। ये 10वां पद्य है हमारा कि वाष्प संच्छन्न सलिला ऋत विज्जेय सारसा हिमाद्र बालुका स्थिरई सरितो भांति सांप्रतम। आइए, जो ये पद्य है वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड है, जो उसका जो 16वां अध्याय है, 9वें सर्ग का 24वां श्लोक है बच्चों हमारे सामने। तो इसका अन्वय देखते हैं। सबसे पहले अन्वय की ओर चलते हैं बच्चों। सांप्रतम वाष्प संच्छन्न सलिलाः ऋत विज्जेय सारसाः हिमाद्र बालुकाः सरिताः तीरै भांति। बच्चों क्या कहता है, सांप्रतम यानी इस समय, इस समय नदियां कैसी है, देखो सांप्रतम यानी इस समय जो शिशिर ऋतु है,
जो सर्दी का जो मौसम होता है उसमें नदियाँ कैसी होती है, देखो सांप्रतम यानी इस समय, वाष्प संचन्न सलिला, वाष्प यानी वाष्प से यानी भाप से, संचन्न यानी ढके हुए, सलिला यानी जो नदियां हैं वो वाष्प से ढकी हुई है, अर्थात शिशिर ऋतु में भाप से ढकी हुई जो नदियां हैं। आगे कहता है रुत विज्ञेय शारसा, रुत यानी आवाज, विज्ञेय यानी जानने योग्य, शारसा यानी सारस पक्षी की जो आवाज होती है, सारसों की जो आवाज होती है उससे विशेष रूप से जानने योग्य। और आगे कहता है हिमाद्र बालुकाहा सरिता, हिम से जो बर्फ से आर्द्र हो जाती है जिनकी मिट्टियाँ, जिस नदी की मिट्टी बर्फ से गीली हो जाती है, बर्फ से शीतल शीतल गीली रेत वाली जो सरिता है, जो नदियाँ है वो कैसी दिखाई दे रही है, तीरई भांति, नदियाँ किनारों जैसी प्रतीत हो रही है, तीरई यानी किनारों जैसी प्रतीत हो रही है, अर्थात इस समय वाष्प से अर्थात भाप व शिशिर ऋतु में भाप से ढके हुए जलवाली रुत विज्ञेय सारसा, और सारसों की आवाज से, सारस जो पक्षी होता है, रुत यानी आवाज, विज्ञेय यानी जानने योग्य, सारस जो पक्षी की आवाज होती है उससे जानने योग्य, हिमाद्र बालुका और बर्फ से शीतल जो मिट्टी होती है, गीली रेत वाली नदियाँ तीर के समान एक किनारे के जैसी प्रतीत हो रही है, किनारों जैसी वो दिखाई दे रही है। यहाँ इसको एक साथ देख सकते हैं बच्चों, इस समय अर्थात शिशिर ऋतु में भाप से ढके हुए जलवाली, सारसों की आवाज से विशेष रूप से जानने योग्य, बर्फ से शीतल गीली रेत वाली जो नदियाँ है वो किनारों से प्रतीत हो रही है। यहाँ नदियों पर शिशिर ऋतु के प्रभाव का सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है बच्चों। और नदियों में जल दिखाई नहीं देता है, अपितु बर्फ से उड़ती हुई भाप ही दिखाई देती है। इसका यह है। आइए कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। वाष्प संचन्न सलिला, यानी वाष्प यानी भाप से ढके हुए जल वाली, कौन? नदियाँ, सलिला। रुत यानी ध्वनि, आवाज, विज्ञेय यानी विशेष रूप से जानने योग्य, बालुका का मतलब होता है रेत, सरिता यानी नदियाँ, भांति यानी प्रतीत होती है। वाष्प संचन्न सलिला रुत विज्ञेय सारसा, यानी भाप से ढकी हुई जो नदियां हैं, रुत विज्ञेय सारसा, और रुत जो आवाज है, विज्ञेय यानी जानने योग्य, सारस पक्षी की जो आवाज होती है उससे जानने योग्य है। हिमाद्र बालुका स्थिरई, जो हिम से आर्द्र जिसकी मिट्टियां हो गई है वो नदियां कैसी दिखाई दे रही है? तीरई, किनारों जैसी। सरिता यानी नदियां, भांति यानी प्रतीत हो रही है, सांप्रतम यानी वर्तमान में, इस शिशिर ऋतु के समय में ऐसी नदियां प्रतीत हो रही है। आइए इसके व्याकरणात्मक शब्दों की चर्चा करते हैं बच्चों। वाष्प संचन्न सलिला, वाष्प संचन्न सलिला, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वाष्पेन सम्यक आच्छन्नम सलिलम याशाम ताह नद्याः, यानी वाष्प के द्वारा, भाप के द्वारा आच्छन्न यानी आच्छादित होती हुई, ढकी हुई, सलिलम याशाम ताहा नद्य, जिसके अब भाप के द्वारा जिसका पानी ढका हुआ होता है वो नदियाँ। इसमें कौन सा समास होगा बच्चों? बहुब्रीहि समास, क्योंकि यहाँ तृतीया जो तृतीय पद है वो प्रधान है, अन्य पद प्रधान है। समछन्न, सम उपसर्ग पूर्वकात, छद धातु और त प्रत्यय, और इसमें बच्चों क्या होगा? सम उपसर्ग है, छद का इस द का भी न हो जाता है, क्या होगा? इस द का भी न हो जाएगा, और इसका त है, इसका भी न हो जाएगा, तो रूप बनेगा समछन्न है। क्या रूप बनेगा बच्चों? समछन्न। तब ते और त्वतु प्रत्यय दोनों निष्ठा में भूतकाल के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से विज्ञेय, वि ज्ञा यत, यानी वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, यत प्रत्यय है, यानी जानने योग्य। यत का यह शेष बचता है बच्चों, यत का ये शेष बचता है, आ का ई होकर ए हो जाता है, यहाँ आ का ई होकर ए हो जाता है, उससे रूप बनता है विज्ञेय। उसी प्रकार से रुत विज्ञेय, रुत विज्ञेय कहता है कि रुतेन विज्ञेय, अर्थात
रुत के द्वारा जो जानने योग्य है, आवाज के द्वारा जो जानने योग्य है, रुतेन विज्ञेय, रुत यानी आवाज के द्वारा। तो यहाँ रुतेन में तृतीया विभक्ति है, इसलिए कौन सा समास हुआ बच्चों? तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। प्यारे बच्चों, जो तत्पुरुष समास होता है वो दो प्रकार का होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास द्वितीया से लेकर सप्तमी तक होता है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारे तत्पुरुष के भेद है। समानाधिकरण में कर्मधारय होता है, दिगु होता है, इस प्रकार का। उसी प्रकार से हिमाद्र है, हिमेन आद्र है, यानी बर्फ से जो आद्र है, बर्फ से जो गीला है, क्या? मिट्टी। तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ भी। अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप छंदः वर्तते, जो ये श्लोक है हमारा, इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। वास्व संचन्न सलिला यानी 8, रुत विज्ञेय सारसा 8, और हिमाद्र बालुका स्थिरई सरितो भांति सांप्रतम यानी 32 वर्णों का ये छंद होता है। इसको हमने अच्छे से पढ़ा। और जो शिशिर ऋतु में नदियों का किस प्रकार से वर्णन है उसको जाना। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं, अगले पद्य की ओर चलते हैं। चंद्रमा किस प्रकार की उसकी कांति है, उस चंद्रमा आकाश में किस प्रकार से सुशोभित होता है, आइए उसको देखते हैं। हंसो यथा राज पंजरस्थ, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, सचंद्रो अपि भ्रवाज तथा अंबरस्थ। बच्चों ये क्या कहता है? हंसो यथा राजत पंजरस्थ, हंसो यथा राजत पंजरस्थ, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ। ये राजत है बच्चों। सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, सचंद्रो अपि भ्रवाज तथा अंबरस्थ। कितना अच्छा पद्य हमारा। इसका अन्वय को देखते हैं बच्चों। यथा हंस राजत पंजरस्थ, यथा सिंह मंदर कंदरस्थ, यथा वीरः गर्वित कुंजरस्थ च तथा अंबरस्थ चंद्रः अपि ब्रवाजः। यथा हंस राजत पंजरस्थ, यथा सिंह मंदर कंदरस्थ, यथा वीर गर्वित कुंजरस्थ च तथा अंबरस्थ चंद्रः अपि ब्रवाजः। यानी जो चंद्रमा है उसकी किस प्रकार से वर्णन किया है, आइए इसको देखते हैं। यथा, यथा यानी जिस प्रकार से, हंस यानी हंस, जिस प्रकार से। हंस क्या होता है? राजत पंजरस्थ है। राजत का मतलब चांदी, पंजरस्थ, पंजर का मतलब पिंजरा, और स्थ यानी स्थित होकर। जिस प्रकार से हंस चांदी के पिंजरे में स्थित होकर, आगे कहता है यथा सिंह मंदर कंदरस्थ, और जिस प्रकार से सिंह क्या? मंदर, कंदर यानी मंदर जो पर्वत है उसकी कंदरा में स्थित होकर, जिस प्रकार से हंस चांदी के पिंजरे में स्थित होकर और सिंह मंदर पर्वत है उसकी कंदराओं में स्थित होकर, यथा वीरः गर्वित कुंजरस्थ, और जिस प्रकार से वीर पुरुष जो होता है वो गर्वित यानी गर्व से परिपूर्ण, कुंजरस्थ यानी हाथी पर स्थित होकर के, हाथी पर बैठ करके, हाथी की पीठ पर बैठ करके गर्वित कुंजरस्थ तथा अंबरस्थ चंद्रः अपि ब्रवाजः। अर्थात उसी प्रकार से अंबर में स्थित होकर के, आकाश में स्थित होकर के चंद्रमा भी क्या है? ब्रवाज यानी सुशोभित हो रहा था। जो ये ऋतु है, शिशिर ऋतु है, इसमें चंद्रमा किस प्रकार से है, चंद्रमा की शोभा किस प्रकार से है कि जिस प्रकार से सिंह मंदर कंदर में, मंदर पर्वत की कंदराओं में रह करके, और हंस है चांदी के पिंजरे में स्थित होकर के, वीर हाथी की मत वाले हाथी से परिपूर्ण पीठ पर बैठ करके, और उसी प्रकार से चंद्रमा अंबरस्थ स्थित होकर के अंबर में, आकाश में सुशोभित हो रहा था। तो इसको एक साथ देख सकते हैं। जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में स्थित हंस शोभित होता है, जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में स्थित हंस शोभित होता है, जिस तरह मंदर पर्वत की कंदरा गुफा में स्थित शेर शोभित होता है, शेर शोभित होता है, और
जिस प्रकार से गर्व से परिपूर्ण हाथी की पीठ पर वीर स्थिर होकर शोभित होता है, जो वीर है वो शोभित होता है, उसी प्रकार से उदित होता हुआ चंद्रमा क्या कर रहा है, आकाश के मध्य शोभित हो रहा था, आकाश के मध्य सुशोभित हो रहा था। इनको देखा, यहाँ शिशिर ऋतु में आकाश में स्थित धवल चंद्रमा की शोभा का विविध उपमानों से सुंदर चित्रण किया गया है बच्चों। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इनके कठिन शब्दों को। राजत पंजरस्थ यानी चांदी के पिंजरे में पड़ा हुआ शोभित होता है। मंदर कंदरस्थ मंदराचल की कंदराओं में स्थित है। और गर्वित कुंजरस्थ गर्व से युक्त हाथी में स्थित, हाथी पर स्थित होकर के। अम्बरस्थ यानी आकाश में स्थित होकर के। ब्रबाज यानी सुशोभित हो रहा था। यंसो यथा राजत पंजरस्थ हंस जिस प्रकार से चांदी के पिंजरे में सुशोभित होता है। सिंह यथा मंदर कंदरस्थ और सिंह क्या होता है, मंदर जो पर्वत है उसकी कंदराओं में सुशोभित होता है स्थित होकर के। वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ और वीर पुरुष गर्वित होकर के कुंजरस्थ यानी हाथी की पीठ पर स्थित होकर के। उसी प्रकार से सचंद्रो अपि ब्रबाजय तथा अम्बरस्थ उसी प्रकार से ब्रबाजय यानी सुशोभित हो रहा था। कौन, चंद्रमा अंबर में स्थित होकर के, आकाश में स्थित होकर के। आइए इसकी व्याकरणात्मक प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं बच्चों। इस पद्य में उपमा और यमक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उपमा विशेष तौर से है क्योंकि इव चंद्रमा की का वर्णन किया गया है, चंद्रमा के साथ तुलना की गई है और लोगों की। उसी प्रकार से और यमक अलंकार के भी इसमें लक्षण है कुछ। प्रस्तुत पद्य इंद्रवज्रा वृत्तम अस्ति और प्रस्तुत पद्य में कौन सा छंद है, इंद्रवज्रा छंद है। इंद्रवज्रा जो छंद होता है वो एकादश वर्ण का होता है बच्चों। कितने वर्ण का, 11 वर्णों का होता है। और 11 वर्णों का लक्षण क्या होता है, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगो गए, 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु से युक्त होता है ये। पंजरस्थ पंजरे स्थित है यानी पंजरे यानी सप्तमी व्यक्ति है, स्थित यानी पिंजरे में स्थित होकर के, सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। चंद्रो अपि चंद्रः प्लस अपि, चंद्रः प्लस अपि और यहाँ विसर्ग संधि होगी बच्चों, विसर्ग है ना, विसर्ग के स्थान पर ओ हुआ और इस ए का ये अवग्रह हुआ, यहाँ विसर्ग भी हुआ और पूर्व संधि का भी एक तरह से यहाँ कुछ लक्षण है। विसर्ग संधि है मूल तो, लेकिन पूर्व रूप संधि भी हम यहाँ कर सकते हैं। तथा अम्बरस्थ, तथा प्लस अम्बरस्थ यानी तथा का आ और अम्बर का ए, तो क्या बना, तथा अम्बरस्थ। और इसमें कौन सी संधि हुई, अकय सवर्णी दीर्घ यानी सवर्ण दीर्घ संधि हुई यहाँ बच्चों। उसी प्रकार से मंदर कंदरस्थ यानी मंदरस्य कंदरस्थः षष्ठी तत्पुरुष समास यानी मंदर पर्वत है उसकी कंदराओं में स्थित होकर के यहाँ कौन सा समास हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। आज हमने इसी प्रकार से इन 3 पद्यों का अध्ययन किया बच्चों। हंसो यथा राजत पंजरस्थ, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, सचंद्रो अपि ब्रबाज तथा अम्बरस्थ। ये देखा, इससे पहले हमने पढ़ा वाष्प संछन्न सलिला ऋत विजय सारसा हिमाद्र बालुका स्थिरई सरितो भांति सांप्रतम। इससे पहले हमने ये देखा बच्चों, रवि सक्रांत सौभाग्य तुषारारूढ़ मंडल निश्वासांद इवादृश चंद्रमान प्रकाशते। ये 3 पद्यों का हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया। इसी के साथ ही ये हमारा भाग और ये पाठ पूर्ण होता है। और आगे हम इस पाठ में जो अभ्यास प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।